नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, नया सवेरा में आपका बेहद ही स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। जया, सुप्रभात। बिल्कुल जी हाँ, नई उम्मीदें और नए सपनों के साथ एक नई शुरुआत यहाँ पर हर सुबह हम करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं इस वक्त की देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, किस तरह से प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आज देश भर की खबरें हम आपको बताएंगे। आत्मनिर्भर होते भारत की किस तरह से आर्थिक विकास की एक झलक भी हम आपके सामने पेश करेंगे, और साथ ही खेल जगत में क्या कुछ होगा हिट और कैसे होगी आपकी सेहत फिट के साथ साथ बात होगी टिकटॉक की। जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर भी, क्योंकि आपका दिन खास है, इसलिए आपके दिन को और खास बनाने के लिए हम नया सवेरा लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। आज ही होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे और पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का आज से भारत दौरा। 8 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन हटे। सरकार ने विरोध प्रदर्शन के बाद लिया फैसला। कल प्रदर्शन के दौरान 19 लोगों की हुई मौत। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से यूएई में होगा शुरू। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच पहला मुकाबला। और इन्हीं सब सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले बात आज के मुख्य घटनाक्रम की। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। देश के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए आज मतदान होना है। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। बीआरएस के मतदान में शामिल होने की संभावना नहीं है। वाईएसआरएन इससे एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई है। वहीं संसद का अंक गणित फिलहाल एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में नजर आ रहा है। इस बीच सोमवार को एनडीए और इंडी गठबंधन उम्मीदवारों का अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का सिलसिला जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने सभी जगह भारी उत्साह पैदा किया है और लोगों का मानना है कि वह एक बेहतरीन उपराष्ट्रपति साबित होंगे। दोनों पक्षों ने मॉक पोल आयोजित किए और सांसदों से कहा कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें, कहीं उनका वोट अमान्य ना हो जाए। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ गठबंधन की संख्या से अधिक वोट मिलेंगे। मुझे लगता है कि सीक्रेट वोटिंग है और एनडीए के ओर से आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जितना एनडीए पार्टी का वोट है उससे कई ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में कई एमपी राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए सोच रहे हैं।
और ये देश हित में है कि एक बहुत अच्छा इंसान, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला इंसान हमारे देश का उपराष्ट्रपति बने। तो आज राधा कृष्णन वर्सेस रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला नजर आने वाला है उपराष्ट्रपति चुनावों में, और हर दल यहां चाहता है कि उनका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बने और संसद के ऊपरी सदन की कमान संभाले। और इस बीच बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है और संभावना है कि बीआरएस भी इस चुनाव में शामिल ना हो। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। इससे एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई है। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। आप देखोगे जो एनडीए का नंबर है उससे कई ज्यादा नंबर देखने के लिए मिलेगा। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है वो जस्टिस हैं। तो इसमें क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं, और राज्यसभा के चेयर पे जो बैठते हैं उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए। इलेक्शन इज अ प्लेटफॉर्म टू पुट फॉरवर्ड द इश्यूज ऑफ द कंट्री एट लार्ज, टू प्लेस फॉरवर्ड द काइंड ऑफ पर्सनालिटी वी बिलीव इज फिट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। होने वाले उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं। तो जय, आज बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा देश का नया उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की हालिया मुलाकात को लेकर भी विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया। भावना, बिल्कुल, बॉम्बे हाईकोर्ट समेत विभिन्न उच्च न्यायालयों के 8 पूर्व न्यायाधीशों ने चारा घोटाला में दोषी लालू प्रसाद से हाल ही में उनकी मुलाकात को लेकर निराशा जताई है। पूर्व न्यायाधीशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि यह मुलाकात किसी वैध राजनीतिक कारण से प्रेरित नहीं लगती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ना तो सांसद हैं और ना ही उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में मतदान के पात्र हैं। पूर्व न्यायाधीशों ने अपने बयान में आगे लिखा कि इतनी प्रतिष्ठित न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति द्वारा एक दोष सिद्ध नेता से इस तरह स्वतंत्र रूप से जुड़ना चिंताजनक है। उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए कि कुछ राजनीतिक दल जो मामूली बातों पर भी मुखर हो जाते हैं, वे इतने गंभीर मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने आपत्ति जताई है। लालू से जो मुलाकात यहाँ पर उनकी हुई है वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पूर्व न्यायाधीशों ने आपत्ति जताकर ये कहा है कि ये मुलाकात राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं प्रेरित नजर आ रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ना तो सांसद हैं ना ही निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। ऐसे में लालू से मुलाकात पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो आज जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, उससे पहले सुदर्शन रेड्डी की लालू प्रसाद से मुलाकात पूर्व न्यायाधीशों को रास नहीं आ रही। उन्होंने एक पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई है। तो बिल्कुल, लालू से क्यों मिले सुदर्शन रेड्डी, ये सवाल आज कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं शैलेंद्र मिश्र, जो इस वक्त जुड़ चुके हैं, और साथ ही ऋषि भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ऋषि, आपसे शुरुआत करेंगे। सांसदों को किसी तरह का व्हिप जारी नहीं किया जाता, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, आंकड़े क्या कुछ है वो तो निकल कर आ ही रहे, लेकिन किस तरह से उपराष्ट्रपति का ये जो चुनाव है वो होगा, किस तरह से ये वोटिंग होगी, इसको थोड़ा सा तफसील से बताइए। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज का बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जिस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर से सभी तैयारियां पूरी हैं। और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में और जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सेक्रेटेरिएट हैं, हालांकि इस बार राज्यसभा के महासचिव इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अल्टरनेट होता है अलग अलग चुनावों में, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा। तो इस बार सारी की सारी जिम्मेदारी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के पास है, और इसी प्रक्रिया को राष्ट्रपति के चुनाव के समय भी दोहराया जाता है। हालांकि उस समय विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी वोट करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सांसद वोट करते हैं,
लोकसभा और राज्यसभा के। एक और जो अलग है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में, उसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी वोट करते हैं। 12 नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के हैं, वो भी वोट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो सभी सदस्यों को अपने सभापति को चयन करने का अधिकार भी होता है। इसी वजह से संविधान में इस तरीके का प्रावधान है कि नॉमिनेटेड मेंबर भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं। अब रही बात पूरी प्रक्रिया की, तो इसमें एक बैलेट पेपर के माध्यम से एक विशेष पैन जो है जो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा राज्यसभा सचिवालय के द्वारा उन्हें दिया जाएगा, और सिर्फ उसी पैन से जो सदस्य हैं उनको अपना प्राथमिकता चुननी है। और इसमें प्राथमिकता के आधार पर जो दो ही प्रत्याशी हैं, तो प्रत्येक सांसद के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर एक व्यक्ति को अपना वोट करे। और चूंकि इसमें सिर्फ सांसद ही वोट करते हैं, इसलिए प्रत्येक सांसद का जो वोट का जो मूल्य है वो भी एक होता है, समान होता है। तो इस प्रक्रिया में आज बेहद महत्वपूर्ण दिवस है। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मतदान होता है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जो भूमिकाएं हैं वो स्पष्ट की हैं। एनडीए है, INDIA के 2 उम्मीदवार हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने कहा है कि वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ये उनका अधिकार है, अब्सटेन करने का अधिकार होता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती, कोई व्हिप जारी नहीं की जाती। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं मताधिकार का जो प्रयोग होता है उसके आधार पर आज शाम 6 बजे से उसकी काउंटिंग भी होगी, और मुझे लगता है 2 घंटे में परिणाम भी आ जाएगा। तो आज का दिन ये तय कर देगा कि अगला जो होने वाला उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति है वो कौन होगा। जी बिल्कुल, देश को आज पता चल जाएगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति कौन है। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हैं। शैलेंद्र, अगर फाइट देखी जाए तो CP राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी के बीच में है, दक्षिण बनाम दक्षिण की। अगर दोनों पक्षों की बात की जाए तो किस तरीके की रणनीति के साथ ये आगे चल रहे हैं, और क्या क्रॉस वोटिंग का खतरा भी यहाँ मंडरा रहा है? देखिए, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता है, तो ऐसे में एनडीए को ये उम्मीद है कि कुछ अतिरिक्त सांसदों का मत एनडीए उम्मीदवार CP राधाकृष्णन में के पक्ष में होगा। आप देखें कि 3 दलों ने कहा है कि वो इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। अपने सांसदों को उन्होंने ये बात कही है। पहले अगर आप कहें BRS, जो पहले TRS हुआ करती थी, भारत राष्ट्र समिति से बोलते हैं, तेलंगाना की पार्टी है। दूसरी जो दल है वो BJD है, जिसका आपने बात सुनाया। सस्मित पात्रा ने कहा कि उनका दल हिस्सा नहीं लेगा, ना एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में, ना इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में। और अकाली दल का एकमात्र सांसद है लोकसभा में, वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अगर आप देखें, अगर इन तीनों को मिला लें तो कुल मिलाकर 12 सांसद बनते हैं इन तीनों दलों के, जो जिन दलों की तरफ से कहा गया है कि वो हिस्सा नहीं लेंगे। अब आते हैं एनडीए की गणित पर। देखिए, एनडीए को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल है, बहुमत से बड़ा आगे का आंकड़ा है एनडीए के पास। राज्यसभा में भी अगर आप देखें तो एनडीए, अगर बीजेपी अपने दम पर 100 से आगे है, और एनडीए भी बहुमत के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि करीब है। तो राज्यसभा और लोकसभा अगर मिला लें, और साथ ही साथ YSR कांग्रेस, जिसने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की बात अपने सांसदों को कही है CP राधाकृष्णन के पक्ष में, तो उस लिहाज से देखें तो जिस साधारण बहुमत की जरूरत होती है, अगर सभी प्रमुख 3 दलों के अलावा सभी दलों के सांसद अगर मतदान करते हैं, और मनोनीत सांसद जो ये माना जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करेंगे, तो आसानी से जो आधा आंकड़ा है उससे कम 40-45 मत सांसदों के वो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आगे जा रहे हैं, यानी उससे ज़्यादा हो जा रहा है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये संख्या 50 से ऊपर जाने वाली है। तो इस लिहाज से आप देखें कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब शाम को मतदान के बाद जब गिनती होगी, तब अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर CP राधाकृष्णन
के नाम का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल ऐसा शैलेंद्र, कहते हैं। हम अपने तो टीवी पहली स्क्रीन बात पर भी बहुत देख स्पष्ट सकते है। हैं किस दूसरी तरह बात- से एक गणित निकल दूसरी कर बात 10 सामने आ बजे रहा है से- और कैसे राधाकृष्णन जी का पक्ष यहाँ पर थोड़ा वहां पे पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं विपक्ष के लिए ये जो अंक गणित सामने आया है, किस तरह की रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम जानते हैं कि आज 10 बजे से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, शुरू में ही ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के या केंद्रीय मंत्री हैं, वो मतदान करने पहुंचेंगे। जहां तक इंडी गठबंधन की रणनीति का सवाल है, उनको ये बखूबी पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन सर्वानुमत बनाने की जो कोशिश हुई थी सत्ता पक्ष की तरफ से, उस पर उन्होंने सहमति नहीं जताई। दरअसल वो एक इंडी गठबंधन, कांग्रेस की अगुवाई में या कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन एकजुट है, ये एक संदेश उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के जरिए देना चाहते हैं। अब उसमें वो कितने सफल होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उनकी कोशिश है। चूँकि अभी बिहार चुनाव भी हम जानते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, और जो इंडी गठबंधन है वो ये प्रयास कर रहा है कि लगातार सरकार को, सत्ता पक्ष को किसी भी तरह से ये संदेश न दे या जनता को ये संदेश न दे कि किसी भी मुद्दे पर वो उनके साथ खड़े हैं। और इसीलिए उन्होंने एक अपने उम्मीदवार को उतारा है, और वो कल हम जानते हैं कि उनके सांसदों की बैठक भी हुई थी। कल और परसों बीजेपी एनडीए की कार्यशाला भी हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला था एनडीए सांसदों को कल, और विकसित भारत में सांसदों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको रेखांकित भी किया गया था। तो बहुत दिलचस्प है चुनाव, क्योंकि इसमें ये भी देखना होगा, क्योंकि जीत किसकी होनी है ये तो तकरीबन सब जानते हैं, लेकिन कितने मत एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिलेंगे और कितने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिलेंगे, इससे भविष्य की जो राजनीति है विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की, उस पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इसीलिए इस मतदान के नतीजों का इंतजार होगा कि कितने बहुमत से या कितने आंकड़े से एनडीए के उम्मीदवार को जीत मिलती है, और विपक्ष कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो किस हद तक एकजुटता का या फिर एक संकेत दे पाते हैं। उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है, चूँकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि विपक्ष के जो दल हैं वो एकजुटता का संदेश दें। लेकिन इस बीच जिस तरह से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की बी सुदर्शन रेड्डी ने, उसको लेकर हमने देखा कि पूर्व न्यायाधीशों ने एक तरह से एतराज भी जताया। बीजेपी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दरअसल जो बीजेपी का यह बहुत स्पष्ट कहना था कि सभी जजों और सभी पूर्व न्यायाधीशों का सम्मान बीजेपी करती है, लेकिन जब कोई राजनीति में आता है और बयान देता है और इस तरह से मुलाकात करता है, तो ऐसे नेता से जो दोष सिद्ध हो चुके हैं, दोषी साबित हो चुके हैं करप्शन के मामले में, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। तो इस तरह की बयानबाजी भी हुई है। लेकिन आज मतदान का दिन है, 10 बजे से आप तस्वीरें देखेंगे तमाम बड़े नेताओं के, जो लोकसभा के और राज्यसभा के, जब वो संसद भवन परिसर पहुंचेंगे और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, बेहद ही ऐतिहासिक और दिलचस्प दिन आज का रहने वाला है। ऋषि, आपने मतदान की प्रक्रिया तो बताई ही, लेकिन जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से संसद परिसर में, कहां इस प्रक्रिया को किया जाएगा, और क्या कोई क्रमबद्ध तरीके से भी क्या सांसदों का आना ऐसे शुरू होगा? नहीं, देखिए, इसमें जिस तरीके से हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सब कुछ पहले से ही तय होता है, और इसमें वसुधा F101 कक्ष संख्या है, उसके अंदर ये मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि एक विशेष पैन के माध्यम से बैलेट पेपर पर 2 ही चूँकि उम्मीदवार हैं, उनमें से अपनी प्राथमिकता के आधार पर सांसद अपना चयन करेंगे अपने उम्मीदवार का अपने पक्ष में। लेकिन इसमें जिस तरीके से अगर सांसदों के आने का क्रम देखें तो कोई भी सांसद कभी भी आकर अपना वोट कर सकता है, इस तरीके का कोई बंदिश नहीं होती। लेकिन हाँ, बीजेपी ने ज़रूर एक रणनीति बनाई है जिसमें कि वो अपने सांसदों के राज्यों के हिसाब से अलग अलग उन्होंने मंत्री नियुक्त किए हैं कि उत्तर प्रदेश से जो जितने भी सांसद आएंगे वो किस मंत्री के साथ आएंगे। तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन के लिए ऐसा किया हुआ है कि सभी जो सांसद हैं एक राज्य के हैं वो एक साथ आएँ। तो मुझे लगता है एक तरीके से
उनकी एक स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है। तो बीजेपी के सांसद ज़रूर मुझे लगता है आज दिखाई देंगे कि अगर राजस्थान के सांसद हैं तो राजस्थान के ही दिखाई दे रहे हैं, यूपी के हैं तो यूपी के ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें जो इंडी गठबंधन के जो समर्थक सांसद हैं वो किस तरीके से आएंगे, उन्होंने अपनी कोई रणनीति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन इसमें इतना ज़रूर है कि जब मतदान चलता रहेगा तो उस समय जो कौतूहल है कि कौन किसके पक्ष में वोट कर रहा है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष जो हैं इस बात की उम्मीद जताए बैठे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी। अब कौन क्रॉस वोटिंग ज़्यादा करवा लेता है, ये इस चुनाव का मुझे लगता है एक उपलब्धि होगा। परिणाम तो अंततोगत्वा दिखाई ही दे रहे हैं कि जो अंकगणित है वो किसके पक्ष में है। लेकिन मुझे लगता है इस चुनाव की जो सबसे बड़ी रणनीति है वो ये है कि अपनी संख्या से ज़्यादा संख्या दिखा देना ही एक तरीके से आपका शक्ति प्रदर्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एनडीए के पास अंकगणित तो है, बहुमत तो है, साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और किसी के नंबर ऊपर नीचे जरूर हो जाते हैं तो ऐसे में ही उस गठबंधन का कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा। फिलहाल ऋषि और शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे पूरे दिन। तो बिल्कुल यहाँ पर जीत तो तय है, लेकिन उसका अंतर क्या होगा इसी को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। और भावना, विपक्ष के लिए भी ये मनोबल बनाम अंगणित की ये जो लड़ाई है वो देखते हैं कितना दिलचस्प मोड़ लेती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। जया, बिल्कुल, और इस दौरान किस तरह से पीएम हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और सर्वेक्षण करेंगे। आपको बता दें कि वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम आज सबसे पहले दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और मौजूदा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, NDRF, SDRF और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य सरकार आपदा पर एक विस्तृत प्रस्तुति देगी। इस मॉनसूनी सीजन में हिमाचल के कई इलाकों में भारी भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान भी पहुंचा है। तो आज हिमाचल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से वहां पर इस वक्त हालात हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कांगड़ा में मौजूद है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट। क्या कुछ इस वक्त हालात हैं ग्राउंड जीरो पे, उर्मिलेश बताएंगे। जी उर्मिलेश, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है? जिस तरह से भारी बारिश के चलते काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ा हिमाचल को, अगर इस वक्त की हम बात करें, मौसम जरूर साफ इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात हैं? हाँ जी बिल्कुल जया और भावना, अगर बात हिमाचल की करें तो आज जैसे भी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया अपने दर्शकों को हमने कि आज प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे पर जो है हिमाचल आ रहे हैं, जहां पर कि सबसे पहले वो हवाई जो है सर्वेक्षण करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि बीते दिनों में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा से
पूरा हिमाचल जूझ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो है जान का नुकसान हुआ है, माल का भी नुकसान हुआ है, और खासकर बात की जाए तो किसानों की फसलों को भी जो है भारी नुकसान हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों में 300 से अधिक यहाँ पर जो है जाने गई है। कहीं जो नेशनल हाईवे है और स्टेट हाईवे हैं उनको भी जो है क्षति जो है उनको पहुंची है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जया और भावना, तो यहाँ पर जो है जैसे कि हिमाचल अपने टूरिस्ट और सेब के लिए जाना जाता है, तो टूरिस्ट का भी क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई है, जो है हाईवे और बात की जाए स्टेट जो है रोड ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसको जो है भारी नुकसान हुआ था, लिहाजा जो है यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना बंद हो गया था। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सेब की, तो निश्चित तौर से क्योंकि सड़कें जो है हिमाचल की जो है कई सड़कें आज भी बंद है, तो जो सेब है जो इस समय जो है सेब तोड़ने का जो है किसानों का जो ये सीजन है, ये समय है, ऐसे में जो है तमाम सेब इस समय पैक होते हैं और मंडियों की तरफ जाते हैं, कोल्ड स्टोर की तरफ जाते हैं और बाहर जाते हैं यहाँ से। तो निश्चित तौर से जो है सड़क जो है ब्लॉक होने के कारण, सड़क जो है क्षतिग्रस्त होने के कारण कहीं ना कहीं ये जो है किसानों को जो है भारी नुकसान जो है पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ बात की जाए तो प्रधानमंत्री जब आज यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर से यहाँ के लोग को जो है विश्वास मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे एक उच्च स्तरीय दल बनाया था प्रधानमंत्री के निर्देश पर, और लगातार प्रधानमंत्री जो है हिमाचल में नजर बनाए हुए थे। जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करनी हो या जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनसे बात करनी हो, लगातार हिमाचल की जो स्थितियां थी उन पे जो है नजर बनाए हुए थे प्रधानमंत्री। और उच्च स्तरीय दल यहाँ पर भेजा गया है, जो उच्च स्तरीय दल जांच करेगा, अध्ययन करेगा कि किस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, किन किन चीजों का नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो है बेघर यहाँ पर हुए हैं, कई जाने यहाँ पर गई है, और ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो है लगभग जो है 40 से 50 लोग जो है लापता हैं। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उस प्राकृतिक आपदा में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर से यहाँ के लोगों का जो मनोबल टूट गया था, जो आत्मविश्वास की कमी उसमें हो गई थी, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोगों में एक विश्वास बनेगा, एक मनोबल उनका ऊंचा होगा। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आपदा मित्र से मिलेंगे, साथ ही यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री बात करेंगे, और दूसरी तरफ जो है एक हाई लेवल बैठक यहाँ पे कह सकते हैं कि रिव्यू बैठक है यहाँ पर होगी। उस रिव्यू बैठक में जो है हिमाचल प्रदेश के केंद्र सरकार के कई आला अधिकारी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर रहेंगे जेपी नड्डा, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं जेपी नड्डा हिमाचल से। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि इससे यहाँ के स्थानीय लोगों में एक विश्वास जगा है, उनका मनोबल जो पिछले प्राकृतिक आपदा ने कहीं ना कहीं कम कर दिया था, या ये कह सकते हैं कि टूट गया था, तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से उनके मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं जो है उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और साथ ही क्योंकि देखिए जब यहाँ पर प्रभावित लोग मिलेंगे तो निश्चित तौर से वो प्रधानमंत्री से अपनी बात कहेंगे, और जो तमाम जो उनकी क्षति हुई है, जो यहाँ पर जो है कई प्रकार का नुकसान हुआ है, तब चाहे फसलों का नुकसान कहें, सड़कों का नुकसान हो कहें या जान माल का नुकसान हुआ, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को एक ढाढ़स बनाएंगे, विश्वास दिलाएंगे, जिससे कि यहाँ की जनता में जो है उनका मनोबल भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा। भावना और उर्मिलेश, इस कठिन समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और सहायता और साथ साथ पुनर्वास जो कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर नुकसान का आकलन यहाँ लगाया जाए, हिमाचल प्रदेश में पिछले जिस तेजी से यहाँ बारिश हुई है, मॉनसून का कहर देखने को मिला है, भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जो क्षति पहुंची, अगर उसका आकलन लगाया जाए तो कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को यहाँ पहुंचा है? देखिए भावना, अगर बात नुकसान की जाए तो निश्चित तौर से जो यहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी आई है, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक उच्च स्तरीय दल यहाँ पर भेजा है, हाई लेवल जो कमेटी जिसकी बात की जा रही है, वो यहाँ आकर के जो है अलग अलग जो नुकसान हुआ है, चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो या जान माल का नुकसान हुआ है, कितना कुछ हुआ है यहाँ पर, उसका अध्ययन करेगा, अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के सौंपेगी। हालांकि अभी जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं तो वो 300-350 से अधिक लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है, 5000 से अधिक यहाँ पर जो है लोग जो है प्रभावित हुए हैं पूर्ण रूप से। लगभग जो है कह सकते हैं कि ऐसे ही कई घर ऐसे हैं कि जो आंशिक रूप से जिनको जो है क्षतिपूर्ति जिनकी क्षति हुई है, तो कह सकते हैं इस तरीके से कि ये पूरा आकलन जो यहाँ पर दल आ रखा है, वो दल जो है यहाँ पर पूरा अध्ययन करेगा और इसकी रिपोर्ट करेगा केंद्र सरकार को। तो कह सकते हैं कि जो हाईवे टूटे हुए हैं, जो स्टेट जो है जो रोड हैं उनको भी क्षति पहुंची है, तो कितना कुछ ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है आकलन हुआ है, प्रभावित हुआ है, इसका आकलन जो है ये दल जो यहाँ पर आ रखा है, ये पूरे अध्ययन के बाद रिपोर्ट सौंपेगा पूरी तरीके से, तब जो है ज्यादा पता चलेगा। भावना और जया जी बिल्कुल, तो यहाँ पर किस तरह से जो पूरा नुकसान पहुंचा है उसका आकलन करने की कवायद भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण वो यहां पर करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आज लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने के यहां पर आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य में आज आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। तो कहा जाए कि मानसून अब कमजोर पड़ने वाला है। विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा और बारिश की तीव्रता घट जाएगी। हिमाचल में इस बार मानसून कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है। और शिमला में औसत से 113% और कुल्लू में 116% से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि अन्य जिलों में भी अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में सड़कों, मकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और अब तक प्रदेश में करीब 4080 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई है। राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1000 से अधिक सड़कें भी बाधित हैं। आपदा में 1194 घर पूरी तरह तबाह और 5077 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। राज्य में राहत और बचाव कार्य जारी है, जिससे जल्द से जल्द लोगों की मदद की जा सके। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ आई है उसका हवाई सर्वेक्षण करके वे समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से पुनर्वास कार्य इस समय चल रहे हैं और साथ ही साथ सहायता प्रदान करने की भी तमाम कोशिशें यहां की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब भी जाने वाले हैं। जया, बिल्कुल, और वहां भी किस तरह से बाढ़ ने और बारिश ने आफत बरपाई है उन तमाम प्रभावित क्षेत्रों का वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम को पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी वो बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है। इस बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। कहा जा रहा है कि पंजाब में कई सालों बाद ऐसा भयानक बाढ़ आई है और सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। तो हिमाचल के बाद आज पंजाब के भी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। और गुरदासपुर पंजाब से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज से इस वक्त अपडेट ले लेते हैं। नीरज, किस तरह से इस वक्त पंजाब में स्थिति है, जिस तरह से सैकड़ों गांव बाढ़ का दंश झेल रहे थे, अगर इस वक्त ग्राउंड जीरो की बात करें तो क्या कुछ आंकलन है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के 28 जिले हैं और करीब 1,500 के करीब ऐसे जो गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर आप देखें कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनका जो विस्थापन है वो भी आप देखें कि हुआ है और इसके साथ साथ ही 1.75 लाख एकड़ जो फसल है वो भी एक तरीके से पानी की जो भेंट है वो चढ़ गई है। अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 50 के करीब लोग हैं इस बाढ़ के प्रकोप में अपनी जो जान है वो गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, हवाई सर्वे करेंगे इस पूरे इलाके का, देखेंगे कि आखिर कौन कौन से इलाके हैं, किस तरीके से वो प्रभावित हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आप देखें कि ये पंजाब का वो किसान है जो देश के हम जैसे लोगों को अन्न पहुंचाता है और आज पंजाब का ये किसान परेशान है और इसी परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और राहत और बचाव के जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा भी होगी और एक प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री को पेश किया जाएगा। जो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जब समीक्षा बैठक होगी तो एक पूरे पंजाब के बारे में प्रेजेंटेशन होगा कि किस तरह से फसलों का नुकसान हुआ, किस तरह से खेती बाड़ी की जो जमीन थी वो प्रभावित हुई, किस तरीके से मवेशी हैं उनका नुकसान हुआ और बाढ़ के कारण जो मकान और जो जमीन है वो किस तरह से प्रभावित हुई और कितने हजार करोड़ का जो नुकसान है। जैसा कि पंजाब सरकार ने बोला भी है कि 20,000 करोड़ का जो नुकसान है उसका जो आकलन किया गया और उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री के सामने पंजाब सरकार है वो पेश करेगी। तो एक समीक्षा बैठक होगी। इसके साथ साथ ही आप देखें कि एनडीआरएफ है, इसके अलावा एसडीआरएफ है और आपदा मित्र हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री इंटरेक्शन भी करेंगे, एक तरीके से बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर आई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आपदा जो मित्र हैं उन्होंने किस तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, क्या ये कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो सकता है या एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अगर किसी तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं तो उन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं,
किस तरीके से त्वरित कार्रवाई की जा सकती है, किस तरीके से लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सकती है। तो इसको लेकर वो प्रधानमंत्री एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आपदा मित्रों के साथ भी एक बैठक करेंगे। इसके साथ साथ ही आप देखें कि जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके प्रतिनिधियों से भी, या ये कहें कि उनमें से कुछ लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे कि आखिर किस तरह से वो प्रभावित हुए हैं, कितना उनको नुकसान हुआ है, किस तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। अगर केंद्र सरकार कोई मदद करना चाहती है तो किस तरह से केंद्र सरकार मदद करे। तो एक तरीके से जो लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री इंटरेक्शन भी करेंगे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पंजाब का प्रधानमंत्री का ये दौरा खासतौर से बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए और जो नुकसान हुआ है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री गुरदासपुर पहुंचेंगे और वहां पर इफेक्टेड लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों से एक मुलाकात है प्रधानमंत्री की और इसके साथ एक रिव्यू बैठक होगी जिसमें पूरे राज्य की जो स्थिति है वर्तमान में उसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ हमने देखा था नीरज की केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने भी पत्र लिखा था अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि पंजाब की मदद की जाए। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर रहेंगे तो एक पंजाबियों में भी आस होगी। साथ ही साथ पंजाब सरकार अपना आग्रह पहले से ही कर चुकी है कि इतनी राशि की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के आने से किस तरीके से पंजाब में जो आस है वो एक बार फिर जागृत होगी, एक उम्मीद फिर से जागेगी कि पंजाब में जो जिस तरीके की बाढ़ आई है उससे कैसे आगे उभरा जाए। देखिए, आप ये देखें भावना कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी एक तरीके से यहाँ पर किसानों से मिले थे, बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने भी एक तरीके से हालात हैं उसका रिव्यू किया था कि किस तरह के हालात हैं और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया भी होगा कि किस तरह की स्थिति पंजाब के अंदर है। अब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं निश्चित तौर पर 3.5 लाख के करीब लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन लोगों को एक आस बंधेगी, उन लोगों को ये विश्वास बनेगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उन लोगों की बेहतरी और उनकी सुरक्षा, उनके जान माल की रक्षा, उनके मवेशियों की सुरक्षा पर बेहतर काम करेगी। उनकी कृषि भूमि है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम करेगी। जी नीरज, क्योंकि ये वो किसान हैं जो आप देखें कि देश भर के लिए अन्न उग जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक आस है और बड़ी आस की दृष्टि से प्रधानमंत्री की इस विजिट को देख रहे हैं कि हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री जब इफेक्टेड लोगों से मिलेंगे बिल्कुल तो एक निश्चित आस तौर पर है, उनके लिए उम्मीद एक है, बड़ी राहत आशा है कि जब दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाढ़ प्रभावित राज्य है हिमाचल प्रदेश और पंजाब आएंगे तो किस तरीके की सहायता और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करते हैं। फिलहाल नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल पंजाब और हिमाचल के आज दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां बारिश का दौर अब थमता नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में बारिश के दौर में कमी आ चुकी है लेकिन भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी में हाल ही में ऐसी भूस्खलन की घटना सामने आई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू बैंड से आगे ऋषिकेश मार्ग की ओर एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूट गया। वहीं दूसरी ओर गंगोत्री नेशनल हाईवे नालू पानी के पास गंगोत्री हाईवे में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आ गिरा जिससे सड़क पूरी तरह मलबे में दब गई है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। गनीमत रही कि जिस समय ये घटना हुई उस समय रास्ते में कोई भी राहगीर नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर बीआरओ की 2 मशीनों की सड़क खोलने के लिए तैनात कर दिया गया है। तो जिस तरह से पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं, यकीनन एक बेहद भयावह स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर दिखती भी नजर आती है। यकीनन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त बेहद भयावह। बिल्कुल, भूस्खलन की घटनाएं, बारिश फटने की घटनाएं, बेहद रौद्र रूप दिखा है इस बार जिस तरीके से मानसून की मार कई राज्यों ने झेली। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगोलाम आज भारत की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। अपने वर्तमान कार्यकाल में यह भारत की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगोलाम और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा वे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री की 8 दिवसीय भारत यात्रा।
और आइए अब खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। प्रतिबंध हटाने की घोषणा पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने की। इससे पहले कल जेन जी के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हालात हिंसक हो गए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने देर रात कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया है और कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि यह समिति आगामी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेना था, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई तो स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें 19 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। जांच समिति का गठन किया गया है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल जिस तरह से हिंसा बरपी, ऐसे में 19 लोगों की यहां पर मौत हो गई और 250 घायल बताए जा रहे हैं। काठमांडू से श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है और जानकारी के साथ। श्वेता, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से ग्राउंड जीरो पे जो ये हिंसक प्रदर्शन हुआ यकीन अपने बहुत ही दुखद निशान यहाँ पर वो छोड़ गया है। जी जया, कल सुबह से लाखों की संख्या में मैं कहूंगी स्कूली बच्चे जो 9वीं 10वीं के होते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स, ये सारे के सारे हुजूम में पहुंचे थे। सब एक ही नारा लगा रहे थे कि युवा भ्रष्टाचार के विरुद्ध में खड़े हैं। इसको लेकर इनकी मांग थी क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो लोग अपनी बातें रख पाते थे। बेसिकली अभी का जो जेनजी है सभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे रह रहे थे, मगर कल जब आपका 4 दिनों से सोशल मीडिया बैन था यहाँ नेपाल में, तब ये लोग वर्चुअल वर्ल्ड छोड़ करके रियल ग्राउंड में आए थे। और आपको आश्चर्य होता देख के कि इतनी आबादी में बच्चे पहुंचे हुए थे। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होना था, मगर अचानक ये सिंह दरबार तो नहीं, बानेश्वर का जो नेशनल असेंबली बिल्डिंग है उसको चढ़ने लगे, तो उसी में बल प्रयोग करके पुलिस को उनको नीचे उतारना पड़ा। तो इसी में उन्होंने रबर बुलेट, वाटर कैनन सबका प्रयोग किया और 19 लोगों की मौत हुई और 347 से ऊपर के लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी विभिन्न अस्पतालों में अभी नेपाल में चल रहा है। क्योंकि सिर्फ काठमांडू में ये प्रदर्शन नहीं हुआ था, ये इटहरी में हुआ था, ये रूपंदेही में हुआ था, दांग में हुआ था, पोखरा में हुआ था, बुटवल में हुआ था। तो अभी भी आप मेरे पीछे सुन सकती हैं कि लाउड स्पीकर लेकर के अनाउंसमेंट हो रहा है। श्वेता, फिलहाल क्या हालात है वहाँ पे? क्या वहाँ स्कूल कॉलेज इस समय खुले हुए हैं और एक जांच समिति का गठन किया गया है? कब तक इस जांच समिति को रिपोर्ट पेश करनी है? भावना, देखिए कल कर्फ्यू रात 10 बजे तक यहाँ मेन लाजिम पाठ हो गया आपका, शीतल निवास, बालू अवतार, बानेश्वर, इन सारे क्षेत्रों में था। अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पे कर्फ्यू निर्धारित किया गया था। यहाँ पर अगर देखें तो आज निजी स्कूल सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। निजी स्कूल क्योंकि सुबह बसेस चलती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये आप पहले एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि कल क्या होगा। तो इसलिए कल रात को ही सभी अभिभावकों को सूचना मिल गई थी कि कल प्रातः स्कूल नहीं खुलेगा। तो आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप देखें तो अभी भी मेरे पीछे अनाउंसमेंट चल रहा है। मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो मैं बाद में आपको अपडेट दूंगी कि एग्जैक्टली अभी अनाउंसमेंट क्या किया जा रहा है। जांच समिति की जो बैठक हुई है वो 15 दिन के भीतर उनको रिपोर्ट देना है और उसके बाद फिर टर्म ऑफ रेफरेंस तय किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ साथ क्या श्वेता इंटरनेट सेवाएं चालू है इस समय? देखिए, इंटरनेट सेवा तो चालू थी, सोशल मीडिया वेबसाइट्स बैन थे। जैसे आप व्हाट्सएप अगर चलाते हैं तो व्हाट्सएप में वीपीएन के थ्रू भी सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज भेज पा रहे थे, कोई पिक्चर नहीं जा रहा था, कोई वीडियो नहीं जा रहा था। फेसबुक नहीं खुल रहा था, पिनिंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं खुल रहा था। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट थे जो बिल्कुल खुल ही नहीं रहे थे। कल तक ये हाल था, मगर अभी आज सुबह फेसबुक तो मैंने देखा है खुल रहा है और व्हाट्सएप पे भी वीडियो ट्रांसमिट हुआ है। सो दैट वे आई वुड से कि अब आज के दिन बैन जो था वो हटा दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर किस तरह से कल जेन जी का जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसकी बेहद भयानक तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं। अब फिलहाल एक समिति गठित कर दी गई है जो 15 दिन में अपना एक रिपोर्ट देगी और साथ ही फिलहाल सोशल मीडिया
फिर जो बैन था वो भी हटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अब फिटनेस बढ़ेगी बचत के साथ। जिम, योगा और फिटनेस सेंटर पर जो प्री GST दौर में 15% टैक्स लगता था, वो अब सिर्फ 5% हो गया है। नेक्स्ट जेन GST। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। और अखबारों में प्रकाशित अगर मुख्य खबरों की बात की जाए तो आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक और दिलचस्प इस लिहाज से है कि आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और तमाम अखबारों में आज मुख्य पृष्ठ पे इस खबर को प्रकाशित किया गया है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी की फाइट आमने सामने की नजर आ रही है। और अगर बात की जाए बीजू जनता दल और BRS की, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दूरी बना दी है अपनी पार्टी के साथ ही साथ यहाँ अंक गणित की बात की जाए तो राजा को यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है, शाम 5 बजे तक की वोटिंग चालू रहेगी और देर शाम तक उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, और अगली खबर यहाँ पर हरी भूमि से लेंगे। कल उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो NDA की जो कार्यशाला थी, वर्कशॉप थी, उसे संबोधित किया और वहां पे किस तरह से अहम बात निकल कर आई। स्वदेशी का मंत्र लगातार प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों पर वोकल फॉर लोकल को बहुत ही मुखरता से उठा रहे हैं। जो स्वदेशी, जो देसी सामान है वो भारतवासियों को अपनाने के लिए कह रहे हैं और त्योहारी मौसम इस वक्त आने वाला है और भी ज्यादा जोर यहाँ पर भारत के आर्टिसंस और कारीगरों के मेहनत से बने सामान को यहाँ पर देते आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि NDA सांसदों से कि दिवाली तक स्वदेशी मेला लगाए और दुनिया भर से इस वक्त निवेश आकर्षित कर रहा है भारत। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा चाहे निवेश कोई भी करे, कहीं से भी आए, लेकिन उत्पादन भारतीय होना चाहिए और यही है स्वदेशी मंत्र, यानी कि मेक फॉर इंडिया, मेक इट फॉर द वर्ल्ड। और जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि नेपाल में जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन दिखा उसमें 19 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि अभी फिलहाल स्थिति सामान्य यहाँ नजर आ रही है, लेकिन कल जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन दिखा वो बेहद ही भयावह तस्वीरें थी, जहां जेंजी ने ये विरोध प्रदर्शन किया, संसद परिसर में वे घुस आए। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि प्रतिबंध जो सोशल मीडिया साइट्स पर लगाया गया था वो सरकार ने वापस ले लिया है। और डिब्बा बंद भोजन कितना ज्यादा खतरनाक है, इसको लेकर बार बार चेतावनी आती रहती है। तो एक और चेतावनी आपके लिए हिंदुस्तान से ये खबर हमने ली है चलते चलते, जहां पर पैकेट वाले भोजन में रंग स्वाद सबसे खतरनाक होता है। शोधकर्ताओं ने 5 तत्वों को लेकर खास तौर पर चेताया है और 11 वर्षों तक ये रिसर्च की गई है। लंदन के शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च की है, करीब 2.25 लाख लोगों से ज्यादा लोगों से उन्होंने ये डाटा लिया है और कहा है कि कैसे फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, टेस्ट को एनहांस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। चीनी के जो अन्य विकल्प यहाँ पर निकल कर आए हैं वो भी आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। तो एक बार फिर त्योहारी मौसम आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखकर सामान खरीदें। बिल्कुल, जो अगली खबर आ रही है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में हालांकि बाढ़ का खतरा यहाँ कम हो गया, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से अब नीचे बह रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब यमुना के रिवर फ्रंट की साज सज्जा कैसे की जाए इस पर अब ध्यान केंद्रित हो गया है। तो DDA नई नई नीति लेकर आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से यमुना रिवर फ्रंट को खूबसूरत बनाया जाता है और इसकी साज सज्जा के लिए दिल्ली सरकार क्या तैयारियां करती है। तो प्रकृति पे केंद्रित होगी ये जो पूरी साज सज्जा है और रिवर फ्रंट का लुत्फ उठा पाएंगे राजधानी दिल्ली वासी। तो राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की खबरों में फिलहाल इतना ही। आइए अब आगे बढ़ेंगे और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री फास्पा बायरू आज राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कल संसद में विश्वास मत हारने के बाद उनके पास पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मेक्सिको में मालगाड़ी से एक डबल डेकर बस टकरा गई जिसमें करीब 10 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। ट्रेन ऑपरेटर ने कहा कि डबल डेकर बस चलती ट्रेन के सामने से गुजरने का प्रयास कर रही थी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 9 से 24 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों की वार्षिक सभा होगी और ये सत्र वैश्विक कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। और आइए अब बात करेंगे कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। दिल्ली में 56वें EEPC इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज देश जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने भारत में उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने और बेचने पर भी जोर दिया। भारत की बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2% रह गई है, जो G20 देशों में सबसे कम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि PMVBRY योजना समेत अन्य पहलों से 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। भारत और इजरायल ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर किए हस्ताक्षर, जिससे दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। इस समझौते पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके इजरायली समकक्ष बेजालेल स्मोट्रिच ने हस्ताक्षर किए। और कारोबार जगत की खबरों के बाद आइए अब वक्त हो चला है जानने का कि खेल जगत में क्या चल रहा है स्पोर्ट्स ट्रैक में। संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में आज से क्रिकेट एशिया कप शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। आज पहले मैच में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा। भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को UAE से खेलेगा। भारत की महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने सिंगापुर को 12-0 से मात दी। भारत की ओर से नवनीत और मुमताज ने हैट्रिक लगाई। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। पहले दौर में सिंधु का सामना यूरोपियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। आइए अब वक्त हो चला है जानने का आपकी सेहत का हाल और जानते हैं कि फिटनेस मंत्र में आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। जया, बिल्कुल, अब बात करें तो हमारे शरीर में जिगर के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जिगर में किसी तरह की समस्याएं होने पर जिगर का कार्य प्रभावित होने लगता है, जिसके कई लक्षण हो सकते हैं। ऐसा ही एक लक्षण है पीलिया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पीलिया एक आम समस्या है जो बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी प्रभावित कर सकती है। ये स्थिति रक्त में बिलीरुबिन के बढ़े हुए स्तर के कारण उत्पन्न होती है। ये कोई रोग नहीं बल्कि एक अंतर्निहित रोग प्रक्रिया का स्पष्ट लक्षण है। जॉन्डिस एक जो लक्षण होता है वो ये है कि आंखें पीला होना। ये सजेस्ट करता है कि आपके लिवर में अभी इंजरी हुई है। इसके कारण मुख्य कारण है वायरल हेपेटाइटिस। इसके अलावा जो कारण है वो है अल्कोहल का कंजम्पशन, जो कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस करता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं जो लिवर में नुकसान करती हैं, जैसे कि टीबी की दवाइयां, कुछ तरीके के एंटीबायोटिक्स, कुछ दौरों की दवाइयां, और बहुत सारों केसेस में ये देखा जाता है कि हम खुद से जब जाके दवाइयां लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो लिवर में नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो लिवर में नुकसान कर सकती हैं और पीलिया हो सकता है। इसके साथ कई अन्य लक्षण हो सकते हैं। उल्टी आना, भूख न लगना, थकान व कमजोरी, पेट में दर्द, बुखार, कपकपी, त्वचा व आंखों का रंग पीला होना, पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाना, ये सभी पीलिया का संकेत हो सकते हैं। पीलिया के दौरान रोगी को पूरी तरह आराम करने और खान पान का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। जब वायरल हेपेटाइटिस शुरू में होता है तो शुरू के पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा बुखार, शरीर में थकावट होना, उल्टियाँ होना, उस समय में बेड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय बेड रेस्ट करने से आपकी रिकवरी जल्दी होती है। जब एक बार आपके शरीर में आपको लगे कि आपको ताकत आ रही है, आप चलने फिरने में थकावट नहीं हो रही, तो आप थोड़ा बहुत घर में मूव कर सकते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब कि हम अगर कुछ भी नहीं करें तो जो वायरस का इन्फेक्शन हुआ वो अगले 4 हफ्ते में अपने आप शरीर उसको ठीक कर लेता है। तो आप अगर अपना नॉर्मल खाना पीना खाएं, जो
बाहर से चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो गंदा पानी या गंदा खाने से हुआ है। बुखार के लिए सिंपल दवाई है पैरासीटामोल, इसके अलावा कोई और दवाई का प्रयोग ना करें। आवश्यक है कि पीलिया को नजरअंदाज न किया जाए। बच्चे हो या बड़े, पीलिया होने पर एक विशेषज्ञ को दिखाएं और सही उपचार लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छूट जाते हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ, और ये झलकियां आनी है ओणम त्योहार से जुड़ी हुई। बिल्कुल, ओणम त्योहार के समापन की सुंदर तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, तो आप लीजिए इसका आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।